अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है जो कि है हीमोस्टेसिस। अब हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस दो बहुत मुख्तलिफ टर्म्स हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होम्यो, देखें पहले HOMO, और ये है HEMO, और वो है होम्योस्टेसिस। होमो का मतलब होता है सेम और हीमो का मतलब होता है ब्लड। तो होम्योस्टेसिस बॉडी की चंद कंडीशंस को एक नैरो रेंज में रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 के दरमियान रहती है। आपका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऑल्दो इन चीज़ों के एक सेट पॉइंट या एवरेज वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन होम्योस्टेसिस हमेशा एक नैरो रेंज के अंदर होता है। कभी भी ये होम्योस्टेसिस नहीं होगा कि आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इससे अगर 0.1 ऊपर चला गया, 0.2 नीचे आ गया तो इंसान फोत हो जाएगा। हमेशा इन चीज़ों की एक नैरो रेंज होती है। तो आपकी बॉडी की जितनी भी कंडीशंस हैं जो कि होम्योस्टेसिस के अंडर आती हैं वो हमेशा एक नैरो रेंज के अंदर रहती हैं। लेकिन जो हीमोस्टेसिस आज में टर्म पड़ी, इन दोनों में आपको सबसे पहले क्योंकि नाम काफ़ी हद तक सेम है, फ़र्क बताना चाहिए। हीमो की टर्म ब्लड को रिप्रेजेंट करती है, स्टेसिस का मतलब स्टॉपेज होता है। तो कहीं से भी अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, अच्छा ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर आपको कहीं पे वूंड हुआ है तो उसी की हीलिंग के लिए या उसी के ब्लड स्टॉपेज के लिए। नॉर्मली एक दिन में कई 100 मरतबा आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं, वो रप्चर होती हैं ब्लड फ्लो की वजह से। स्पेसिफिकली जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो मुख्तलिफ जगहों से वो डैमेज हो रही होती है और वहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो ब्लड स्टॉपेज करवा रही होती है। प्राइमरीली ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे कंपोनेंट हैं। अच्छा ये पता होना चाहिए आपको कि ब्लड वेसल के अंदर 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स कनकेव शेप के, और एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो कि मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स, एल लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और डिफरेंट केमिकल्स रिलीज भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो तीसरा कंपोनेंट है ना, वो इट्सेल्फ कोई सेल नहीं है, बल्कि फ्रेगमेंट्स है बड़े सेल का जिन्हें हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। इन इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। सोचने की बात यह है कि अगर प्लेटलेट्स ऑलमोस्ट वो लोग कहते हैं कि 2.5 लाख यानी 250,000 पर मिलीमीटर आपके इतने पाए जाते हैं प्लेटलेट्स आपके ब्लड के अंदर। अगर ये प्लेटलेट्स आपके ब्लड के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में आपका ब्लड फ्लो क्यों करता है, वो कोगुलेट क्यों नहीं हो जाता ब्लड वेसल्स के अंदर? सोचने वाली बात है कि नॉर्मली तो आपके प्लेटलेट्स ही ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब वो आपके ब्लड वेसल के अंदर मौजूद होता है, आपके नॉर्मल ब्लड के अंदर मौजूद है, ब्लड का कंपोनेंट है, तो आपका ब्लड नॉर्मल कंडीशंस में कोगुलेट नहीं कर रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि सबसे पहले अगर आप बेसिक फ्रेमवर्क देखें ना अपने ब्लड वेसल का, ये उसकी ल्यूमन है जहाँ के जिसके अंदर से ब्लड पास कर रहा है, और ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स। सबसे जो इसकी अंदर इंटीरियर जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, और उसके इसे हम बोलते हैं बेसिकली ट्यूनिका इंटीमा। ये एक लेयर होती है ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली लेयर जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है ब्लड के साथ। उसके बाद जो ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स पे कंसिस्ट होती है। आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरीके से टेपर्ड सेल्स होते हैं। जब हम हिस्टो में माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो बड़े टेपर्ड से सेल्स नज़र आते हैं हमें, ये स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। अब सीधी सी बात है, ब्लड वेसल के अंदर स्मूथ मसल ही हो सकती है, स्केलेटल भी नहीं हो सकती, और कार्डिक हार्ट से रिलेटेड होती है। जो तीसरी लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया की, यानी कि कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, प्राइमरीली से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और स्मूथ मसल्स का वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन से रोल है। जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना सबसे अंदर लेयर में, ये कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे होते हैं। सबसे पहला केमिकल जो ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और सेकंड नाइट्रिक ऑक्साइड, और सेकंड जो ये केमिकल रिलीज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या प्रोस्टासाइक्लिन। तो ये जो प्रोस्टासाइक्लिन और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपके ब्लड के अंदर नॉर्मली प्लेटलेट्स को इनहिबिट करता है कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आपका ब्लड कोगुलेट ना हो जाए।
ये दो वो केमिकल्स हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में आपके प्लेटलेट को इनहिबिट करते हैं, उन्हें इनएक्टिवेट करके रखते हैं आसान अल्फाज में, ताकि ना इनका एग्रीगेशन हो कहीं पर और ना ही वहाँ पर आपका ब्लड क्लॉट बने बिला वजह, आउट ऑफ नो रीज़न। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये है कि हम कहते हैं कि नॉर्मल जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना ब्लड वेसल के अंदर, तो कहीं कहीं से वो रप्चर भी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो अगर कहीं से आपकी एंडोथेलियल लेयर जो है वो डिसकंटिन्यू हुई है या उसे रप्चर हुआ है, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मैं एक एंडोथेलियल लेयर बना रही हूँ और ये यहाँ से सेल जो है वो रप्चर हो गया है, तो यहाँ से तो सीधी सी बात है ब्लड कंटेंट लीक आउट होगा। तो इस केस में होता है ये कि जो रप्चर्ड एंडोथेलियम होती है ना, ये एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हम एंडोथेलिन बोलते हैं। एंडोथेलिन इस नाम का एक केमिकल रिलीज करवाती है जो कि प्राइमरीली एक्ट करता है आपके स्मूथ मसल पे। अब स्मूथ मसल्स का काम ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी करते हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं तो वेजो डायलेशन होती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो होता ये है कि एंडोथेलिन जो है वो आपकी इन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और आपका जो ब्लड वेसल है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वेस्कुलर स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म की जो टर्म है ना वो मसल से रिलेटेड है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्यूनिका मीडिया से रिलेटेड ये चीज़ है। ये हो गया इंटिमा, मिडल लेयर जो है वो ट्यूनिका मीडिया है, स्मूथ मसल पे कंसिस्टेड, और तीसरी लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स पे कंसिस्टेड है, ताकि ये एक फाइबरस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे ताकि आपकी ब्लड वेसल हद से ज़्यादा एक्सपेंड डायलेट ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं इन पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, वेस्कुलर स्पैज्म हो जाता है, इसकी वजह से आपकी मसल कंट्रैक्ट हो जाती है ताकि उस जगह से ज़्यादा लॉस ना हो पाए। इसके अलावा आपकी जो अगर आपको याद हो कि वाइब्रेट सेल्स की एक टाइप है जिन्हें हम बोलते हैं बेसोफिल्स, तो ये एक केमिकल बना रहे होते हैं, एक बड़ा ही प्यारा केमिकल है, इसका नाम होता है हेपरिन सल्फेट, जो कि आपकी बॉडी का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है कि नॉर्मल कंडीशंस में कहीं आपका ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो जाए। तो हेपरिन सल्फेट ये इस नाम का एक केमिकल बनाता है जो कि आपके ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल लेयर होती है उसके ऊपर ही अटैच होता है, और ये नॉर्मली आपकी क्लोटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करता है। तो जो भी ब्लड क्लोटिंग होती है ना, याद रखिएगा हमेशा एक कैस्केड की सूरत में होती है कि एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को। अगर कहीं से भी बीच में से कोई प्रोसेस रुका, कोई एक एक्टिवेटर इनहिबिटेड है, तो ये प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से कुछ कंपोनेंट्स को इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो ब्लड क्लोटिंग रुक जाती है। इसके अलावा आपके जो एंडोथेलियल लेयर है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन नाम का एक केमिकल रिलीज करा रही है जो कि नॉर्मली प्लेटलेट्स को इनहिबिट करते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि अगर हम ब्लड क्लोटिंग की बात करें ना, तो इसे दो तरह की टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है एक्सट्रिंसिक और एक होती है इंट्रिंसिक। लेकिन जब हम सबसे ज़्यादा पूछते हैं ना कि आपको क्या लगता है कि क्या है डिफरेंस एक्सट्रिंसिक ब्लड क्लॉटिंग में और इंट्रिंसिक में, सबसे कॉमनेस्ट जवाब आता है ना वो ये है कि एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि वो आपकी ब्लड वेसल के बाहर हो रही है ब्लड क्लॉटिंग। फॉर एग्जांपल किसी ने आपका ब्लड निकाल लिया है और किसी टेस्ट ट्यूब में किसी चीज़ में डाल दिया है, तो अब बाहर जो ब्लड क्लॉटिंग होगी वो एक्सट्रिंसिक होगी और जो आपकी ब्लड वेसल के अंदर हो रही है वो इंट्रिंसिक होगी। ऐसा नहीं है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों ब्लड वेसल के अंदर हो सकती है और इंट्रिंसिक भी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हो सकती है। इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इंट्रिंसिक जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स पे जो ब्लड के अंदर रोम कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो आपके प्लाज्मा का पार्ट हैं, जो आपके प्लेटलेट्स हैं, तो इसमें कोई भी आपके, अब बस आप ये समझ लीजिए कि ब्लड के बाहर की कोई चीज़ नहीं है इन्वॉल्व। यानी आपका ब्लड वेसल है ना, तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। लेकिन कभी अगर आपको डैमेज इतना हो जाए कि आपका फॉर एग्जांपल बाहर से आपका टिश्यू पर डैमेज हुआ है, फिर आपकी ब्लड वेसल, फॉर एग्जांपल आपको चोट लगी, आपकी स्किन के सेल्स भी डैमेज हुए हैं, फिर इवेंचुअली जाके आपको यानी कि चोट लगी और आपको खून भी निकल रहा है, तो क्योंकि स्किन के सेल्स ब्लड वेसल का पार्ट नहीं है, यानी वो उन्हें यानी आप समझ लीजिए कि एक्सट्रिंसिक आप सेल्स कंसीडर कर लें। तो बाहर के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक फैक्टर जिसे हम कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर 3, तो उसका रोल होता है एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बंदे का ब्लड निकालते हैं तो भी हम स्किन को रप्चर करते हैं, फिर ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड निकालते हैं, तो उसके अंदर भी एक्सट्रिंसिक भी हो रही होगी टेस्ट ट्यूब के अंदर और इंट्रिंसिक मेथड भी हो रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लड के तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होंगे जो कि इंट्रिंसिक को एक्टिवेट कराते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक इंट्रिंसिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो यही हो रही होती है कि आपके ब्लड में ब्लड फ्लो की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल है उसमें दिन में कई सौ मरतबा आपकी ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो रही होती है, और आपका जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो हो रहा होता है, और आपकी बॉडी ने ब्लड को वेस्ट तो नहीं होने देना होता, ब्लड वेसल से निकलने नहीं देना होता, तो कई दफ़ा कोगुलेशन हो रही होती है। तो इंट्रिंसिक मेथड में होता कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपको पता चाहिए कि फैक्टर्स कौन-कौन से मौजूद हैं। तो आपके जो सबसे जो पहला चीज़ है वो ये है कि जब आपकी ब्लड वेसल कहीं से भी रप्चर हुई है ना, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आके लगती है, उसे हम बोलते हैं वॉन विल्डब्रॉन फैक्टर, VON वॉन WILD विल्डब्रॉन फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो इसमें टेंडेंसी होती है कि वो अपने तरफ प्लेटलेट्स को इकट्ठा करे। तो जिस तरीके से नॉर्मल एंडोथेलियल लेयर जो है ना वो प्लेटलेट्स को इनहिबिट कर रही होती है कुछ केमिकल्स रिलीज करके, ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन, इसे PGI2 भी कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन को, वैसे ही वॉन विल्डब्रॉन फैक्टर जो है ना इसमें टेंडेंसी होती है कि ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करे, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो मेगाकैरियोसाइट्स के कंपोनेंट है वो आत्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उससे अटैच जिस स्पेसिफिक चीज़ से होते हैं, जैसे एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b। इस प्रोटीन से जाके इस फैक्टर्स के साथ अटैच होते हैं। अब जब स्टार्टिंग में कुछ फैक्टर्स, कुछ फ्रेगमेंट्स प्लेटलेट अटैच हो जाते हैं वॉन विल्डब्रॉन फैक्टर पे, और बाकी ब्लड ऐसे फ्लो कर रहे हैं यहाँ से, तो ये इनिशियली कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। ये 3 तरह के इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं। एक इकोसिनॉइड है, इसे हम थ्रोम्बोक्सिन A2 कहते हैं। इकोसिनॉइड्स की कैटेगरी में ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं और थ्रोम्बोक्सिन्स आते हैं। जैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है ना, तो ये भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये भी एक इकोसिनॉइड है, और थ्रोम्बोक्सिन भी एक इकोसिनॉइड है, और दूसरा ADP। इसके अलावा सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं ज़्यादा। तो उससे ये होता है कि इनमें टेंडेंसी होती है कि जो फ्लोटिंग ब्लड है ना, जो फ्लो होके जा रहा है, उसमें से जो प्लेटलेट्स हैं ना उन्हें अट्रैक्ट करवाए टुवर्ड्स इन प्लेटलेट्स के। तो यहाँ पे जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी प्लेटलेट्स दूसरे प्लेटलेट्स की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे इसी तरीके से जो भी ब्लड फ्लो करता जा रहा है उसमें से बहुत सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं आपस में। अच्छा, प्लेटलेट्स आपस में प्लेटलेट्स के साथ ग्लाइकोप्रोटीन 2b या 3a से जुड़ते हैं, यानी कि एक प्लेटलेट जो है वो वॉन विल्डब्रॉन फैक्टर के साथ ग्लाइकोप्रोटीन 1b से अटैच हुआ, और एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ अटैच होगा ग्लाइकोप्रोटीन 2b, या इसे बोलते हैं 3a, इससे अटैच होगा। तो अब होता ये है कि इस तरीके से इस जगह पे बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये होता है हमारे कोगुलेशन का स्टेप नंबर 1, कि सबसे पहले प्लेटलेट एग्रीगेशन होनी चाहिए कि उस जगह पे जहाँ पे ये जो हीमोरेज हो रहा है, यहाँ से ब्लड रिलीज हो रहा है, वहाँ पे सबसे पहले प्लेटलेट्स को इकट्ठा होना पड़ता है। नॉर्मल कंडीशंस में नाइट्रिक ऑक्साइड इनहिबिट कर रही होती है, इसलिए वॉन विल्डब्रॉन फैक्टर्स का एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, उसमें एक्टिवेशन में नेगेटिव चार्जेस का रोल होता है कि वॉन विल्डब्रॉन फैक्टर पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से अगर आप ब्लड निकाल लें तो उसमें तो वॉन विल्डब्रॉन फैक्टर नहीं है अगर आप इसे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें। लेकिन होता ये कि टेस्ट ट्यूब ग्लास की बनी होती है, और ग्लास के अंदर नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, तो आपकी जब आप टेस्ट ट्यूब में भी ब्लड डालते हैं ना, तो उसके अंदर भी खुद ब खुद क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनिशियली आपके प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने के लिए नेगेटिव चार्जेस की ज़रूरत होती है। अब प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गई। जो सेकंड और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कोगुलेशन का, वो ये होता है कि जो इकट्ठे हुए बहुत सारे प्लेटलेट्स हैं ना, इनके ऊपर फाइब्रिन मैशवर्क बना दिया जाए। जैसे आपकी चोट पर आप देखते हैं कि बिल्कुल एक ब्राउन ब्लैकिश सील, वैसे तो रेड होता है इनिशियली। रेड कलर की वजह ये होती है कि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स इंटेगल्ड होते हैं। आपका सीधी सी बात, किसी जगह से ब्लड निकल रहा है तो उसमें रेड ब्लड सेल्स भी शामिल होंगे, तो उसका जो प्राइमरी रेड कलर होता है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। और उसके ऊपर जो मैश वर्क बनता है, जो विद टाइम ब्लैक हो जाता है, वो जो मैश वर्क है उसमें रोल है फाइब्रिन का। ये एक्टिवेटेड फॉर्म होती है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 1 की। तो ये है वीडियो का पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम सारा क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्लोटिंग फैक्टर क्या है। ये प्राइमरीली इंट्रोडक्शन था ब्लड क्लोटिंग का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह क्लोटिंग फैक्टर से कैस्केड के थ्रू एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट कराता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।